हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी भाषा संबंधी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम वर्ण जो टॉपिक है उससे संबंधित सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट है वर्ण संबंधी प्रश्न का। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। भाषा का मतलब जो हम भाषा पढ़ते हैं, ठीक है, जो लिखते हैं, तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रखा है कि क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास, विकल्प है हमारे पास, ए शब्द, बी पद, सी वाक्य, डी वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगी? वर्ण होगी, क्योंकि वर्णों से मिलकर ही सार्थक शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, और जब शब्द व्याकरणिक इकाई में बन जाते हैं तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ठीक है, तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। दूसरा प्रश्न है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है वे कहलाते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण का मतलब होता है बोलना, बोलते हैं। निर्बाध में निर उपसर्ग प्लस बाध मतलब बाधा के। ठीक है, निर मतलब बिना, तो निर्बाध का मतलब है बिना बाधा के, अर्थात स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से होता है। ठीक है, जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन, स्वर, अघोष, महाप्राण। तो वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो उनको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जिन वर्णों को बोलते समय, या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्वर या निर्बाध। निर्बाध मतलब बिना बाधा के जो बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधा के साथ निकलती है, कुछ बाधा के साथ निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें दूसरे वर्णों की क्या लेनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जो स्वरों की, या बोल सकते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, हिंदी में स्वर के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो हिंदी में स्वर के, अगर मैं बात करूं आज से 4-5 साल पहले या 3 साल पहले की, तो हिंदी में स्वर के 3 भेद माने जाते थे, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन आजकल जो है हमारी हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग बिल्कुल नामात्र होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए हिंदी में जो है वो स्वर कितने माने गए हैं? 2 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए हैं? 2 प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ठीक है, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, और नंबर 2 दीर्घ स्वर।
नंबर 2 कौन से हैं? दीर्घ स्वर। तो हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं हिंदी में स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आगे देखिए, ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? ठीक है, ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 7, बी ऑप्शन है हमारे पास 5, सी 11 और डी 4। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। ये जो 4 होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर आपको वर्ण का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, बेसिक चीजों से लेकर परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, अगर वो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, तो मेरी वीडियो मिलेगी वर्ण विचार वाली, उसको जाके आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे हैं, दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं? ठीक है, दीर्घ स्वर संख्या में कितने हैं, यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए 11, बी 7, सी 4, डी 3। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और वो 7 कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये जो 7 होते हैं, ये 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। और 4 क्या होते हैं? वो ह्रस्व स्वर होते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से ह्रस्व स्वर हैं, मैंने ऊपर भी बताया था कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऑप्शन में है हमारे पास, ए विकल्प में है ए, ई, ए, आई। बी विकल्प में है ए, ई, ऊ, री। सी विकल्प में है आ, ई, री, ओ। और डी है हमारे पास, डी ऑप्शन में ई, ऊ, ओ, औ। तो मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ऊ और री। ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इनकी में से दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर मैंने पीछे अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं। और वो अलग अलग करके भी मैंने बताए थे कि 7 कौन कौन से होते हैं। तो ए ऑप्शन में हमारे पास ए, आ, ई। बी ऑप्शन में है ए, ई, ऊ, औ। और सी ऑप्शन में क्या है? आ, ई, ए, ओ। डी ऑप्शन में क्या है? ए, ई, ऊ, री। तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही ए, ई, ऊ और री। ये तो क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद ए, ई, ऊ, ये तीनों क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। उसके बाद ई और ए ऑप्शन में क्या है? ये दोनों ह्रस्व स्वर हैं। तो यह भी नहीं हो सकता। तो आ, ई, ए, ओ। जो ऑप्शन सी है उसमें क्या है? उसमें ये सभी दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद है, ह्रस्व स्वर का अन्य नाम क्या है? अन्य का मतलब होता है दूसरा, कि हम ह्रस्व स्वर को और कौन से स्वर कह सकते हैं। ठीक है, संधि स्वर, संयोग स्वर, मूल स्वर और मिश्रित स्वर। तो ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर।
और मूल स्वर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जितने भी स्वर हैं, दीर्घ जो स्वर हैं, वो किन से मिलकर बने हैं? वो ह्रस्व स्वरों से ही मिलके बने हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। आगे है, दीर्घ स्वर का अन्य नाम क्या है? तो दीर्घ स्वर का अन्य का मतलब क्या है? कि दूसरा। दीर्घ स्वर को दूसरे किन नामों से जाना जाता है? तो पहला है मिश्रित स्वर, दूसरा है संधि स्वर, तीसरा है मूल स्वर और चौथा है संयोग स्वर। तो दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? संधि स्वर है। और संधि स्वर क्यों है? क्योंकि ये ह्रस्व स्वर से मिलकर बने होते हैं। ह्रस्व स्वर से मिलकर बनते हैं, तभी क्या बनते हैं? दीर्घ स्वर बनते हैं, जिनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। संधि करके बनते हैं। ह्रस्व स्वरों की जब संधि होती है तब दीर्घ स्वर बनते हैं। अगर इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना है तो आप मेरी वीडियो में वर्ण विचार जाकर पढ़िए। आगे हैं, क से मैं तक व्यंजन कहलाते हैं। क से मैं तक व्यंजन कहलाते हैं कि क्या कहलाते हैं? क से मैं तक मैंने अपने वर्ण विचार के जो वीडियो बनाई है उसमें जो है सारी वर्णमाला अच्छे से लिखकर मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने उसको विभाजित करके ये वर्ण कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं, अच्छे से समझाया गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलो तो शुरू करते हैं। क से मैं तक व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो क से मैं तक जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और क से मैं तक जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। और इन 25 को कितने वर्गों में बांटा गया है? इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5 व्यंजन हैं। आगे देखिए, श, स, है व्यंजन है। ठीक है, ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो ये कौन से व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? स है। कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन ये क्यों है? क्योंकि जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारी जीवा मुख के अन्य भागों से रगड़ खाकर गर्म जो हवा है वो क्या करती है? गर्म हवा जो है बोलते समय, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्म हवा मुख से निकलती है। तो ऊष्म का मतलब भी क्या होता है? गर्म होता है। इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आगे हैं य, र, ल, व व्यंजन है। य, र, ल, व ये व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो य, र, ल, व ये कौन से व्यंजन हैं? ये अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अंतस्थ का मतलब होता है बीच का। तो ये वो व्यंजन है जो स्वरों, ठीक है, अंतस्थ क्या होता है? बीच का। तो ये वो व्यंजन है जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख की जो स्थिति होती है वो ऊष्म और स्पर्श व्यंजन के बीच की होती है। इसलिए इनको कौन से व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए श, स, ह। दूसरा है य, र, ल, व। तीसरा है श, त्र, ज, ये। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हमारे पास ट, ठ, ड, ढ। तो कौन से व्यंजन पूछ रहा है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है
जब दो व्यंजन मिलकर किसी नए व्यंजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो श, त्र, ज और श्रय, ये जो व्यंजन हैं ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये किन किन व्यंजनों से मिलके बने हैं वो आप मेरी वर्ण विचार वाली वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। आगे है श, व्यंजन की ध्वनियां हैं। ध्वनियां मतलब ये किन किन से मिलकर बना है, ठीक है। क, श, अ, या क प्लस से हलंत प्लस ऐसे, या क हलंत प्लस ए प्लस श हलंत प्लस ए, या क हलंत प्लस से हलंत प्लस ए, ठीक है। तो ये किन से मिलकर बना हुआ है, कौन सा, श। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये क हलंत प्लस श प्लस ए से मिलकर बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें।